हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। देखो, आज अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और नए प्रश्न जो जुड़े हुए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, उनको देखते हैं। और देखो बेटा, ये प्रश्न तुम्हारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से करना है और ध्यान से याद भी रखना है। देखो, सिर्फ करने से और वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक याद रखना भी बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। अगर इनको हम याद नहीं रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, पेपर में हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और इस कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए हर प्रश्न को आराम से पढ़ना और उसके ऑप्शन को देखना तथा उसको सही लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। चल तो बढ़ते हैं आज के सीरीज की ओर। ठीक है, देखो बेटा, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है बेटा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? प्रश्न दोबारा सुनो, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला बेटा जो दौरा किया भारत में वो किया गया ह्वेन सांग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ह्वेन सांग जो है प्रथम विदेशी यात्री था। कौन था? प्रथम विदेशी यात्री था जो क्या था, जो भारत में आया था। ठीक है, ये जो है प्रथम विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्राग ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका, किसकी बात चल रही है? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। यानी प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक स्थल क्या है, जो भीमबेटका है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है। यानी पूछ भी किस समय के बारे में रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमसे पूछ रहा है, या कह सकते हैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है प्रश्न। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे पास चित्रकला के साक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है व्यापार के साक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कृषि के साक्ष्य और चौथा है शिक्षा के साक्ष्य। देखो, अगर हम बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका जो बेटा वो एमपी में, कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, अगर यहाँ से साक्ष्यों की बात करी जाए तो हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह है चित्रकला के साक्ष्य। यहाँ से बहुत सारी भित्ति चित्रकारी मिलती है, दीवारों पर चित्रकारी उकेरी हुई मिलती है, और इसी चित्रकारी के माध्यम से हमें उस समय के थोड़े से माहौल के और उस समय के वातावरण की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखेंगे, प्राग ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका से जो प्राप्त हुए वो क्या है? चित्रकला के साक्ष्य। तो ध्यान रखना बेटा, चित्रकला के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? दोबारा सुनो, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के साक्ष्य किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? ध्यान रखो बेटा, ये जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं ये प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृति से। कौन से? जोरवे संस्कृति जो थी उससे हमें बच्चों के जो है एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कौन सी संस्कृति प्राप्त हो रहे हैं हमें बच्चों के दफनाए जाने के साक्ष्य? जोरवे संस्कृति से हमें इसको दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, या कह सकते हैं प्राप्त होते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम स्थल है, यानी एक बुर्जहोम जो है वो किस जगह के प्रमाण देता है या किस समय का जो है स्थल माना गया है? प्रश्न दोबारा सुन लो, बुर्जहोम स्थल है। ठीक है, ध्यान रखें बेटा, बुर्जहोम जो स्थल है वो किस समय का है? वो है नवपाषाण काल का। कौन से काल का है? बुर्जहोम है नवपाषाण काल का। ध्यान रखेंगे, बुर्जहोम किस समय का स्थल है? बुर्जहोम नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज सो लोगे तो कल चैन से जी पाओगे, और आज सोओगे तो कल 100% तुम्हें मेहनत करनी करनी है और अपने दुखों के साथ ज़िंदगी बितानी है। इसलिए अगर सुखों से ज़िंदगी बिताना चाहते हो, सरकारी जॉब के ठप्पे के साथ ज़िंदगी
सॉरी, बिताना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आज मेहनत करनी ही पड़ेगी और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है तुम सब लोग के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? प्रश्न दोबारा सुनो। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो बेलन घाटी के साक्ष्य मिले हैं वो हमें निम्न पुरा पाषाण काल के मिले। किस समय मिले हैं? निम्न पुरा पाषाण काल के मिले हैं। देखो, अगर पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है हमने? पुरा पाषाण काल को बांटा है हमने 3 भागों में। कितने में? 3 में। सबसे पहला आता है निम्न पुरा पाषाण काल। कौन सा आता है? निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा आता है नवपुरा पाषाण काल। कौन सा आता है? नवपुरा या उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा है? उच्च पुरा पाषाण काल। अगर बात की जाए बेटा कि बेलन घाटी कौन से समय की, तो ध्यान रखेंगे ये है निम्न पुरा पाषाण काल की। किस समय की है? निम्न पुरा पाषाण काल की ये घाटी है। तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल के रहेंगे बेटा? निम्न पुरा पाषाण काल के रहेंगे। ठीक है, किसके रहेंगे? निम्न पुरा पाषाण काल के रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? दोबारा सुनो। ब्लेड से बने प्रमुख औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? ब्लेड का मतलब है धारदार चीज। क्या चीज? धारदार। जैसे ब्लेड होता है दोनों तरफ धार होती है, तो ऐसे औजार जो है वो किस काल की प्रमुख विशेषता थी? तो ध्यान रखना, ऐसे जो पत्थर के औजार बनाए गए वह बनाए गए उत्तर पुरा पाषाण काल में शुरुआत हुई। उनकी शुरुआत कब हुई? उत्तर पुरा पाषाण काल में उनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? प्रश्न दोबारा सुनो। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखना, भारत का जो मानव में सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी मानव के अस्थि पंजर या मानव से संबंधित कोई साक्ष्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा? नर्मदा घाटी से जो है मानव के सबसे ज्यादा अस्थि पंजर वाले साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो मानव का भारत में पहला साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? सबसे पहला वो मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? ऑप्शन क्या क्या है? पहला है मेहरगढ़, दूसरा लोहदा नाला, तीसरा बनावली और चौथा है रंगभूमि। यानी ऑप्शन डी है हमारे पास रंगभूमि। तो ध्यान रखोगे बेटा, जो हमें व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वह देखने को मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से हमें सबसे जो है व्यवस्थित साक्ष्य कृषि के सबसे प्रथम देखने को मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं व्यवस्थित कृषि के पहले साक्ष्य? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन लगाने जरूरी हैं, सभी क्वेश्चन लगाओ। अगर इतने क्वेश्चन तुम लगा लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो में बनाए गए दिखाए गए तुम्हें सभी क्वेश्चनों को एक बार जो है देख लेना है, उनको लगा लेना है। और एक काम किया करो, जब कभी भी क्वेश्चन लगाने बैठो तो आंसर सुनने से पहले अपना ऑप्शन जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन किया करो, जरूर छोड़ा करो। जिससे क्या होगा कि तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि वास्तव में क्या व्यवस्था है, हम कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने वैसे ही एक कमेंट जो है अपने आंसर का जरूर किया करो ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, वह है। यानी ये पूछना चाह रहा है कि वह कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ का है?
तो देखना बेटा, ध्यान रखना, भारत में एक मात्र मानव सदृश कवि जो पाया जाता है वो गिवन था। कौन था? गिवन जाति का था। और कहाँ पाया गया? तो ध्यान रखना, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है असम, दूसरा झारखंड, तीसरा मद्रास और चौथा उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, पहला जो गिवन कपि पाया गया, ठीक है, मानव सदृश से कपि जो पाया गया गिवन, उसके प्रथम साक्ष्य जो मिले वो कहाँ से मिले? असम से मिले थे। कहाँ से मिले थे? असम से मिले थे। तो असम को विशेष तौर पर याद रखना है कि भारत में एकमात्र मानव कपि कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? यानी कहाँ से, किस शिला से, किस जगह से जो है सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए प्राग ऐतिहासिक काल के? तो ध्यान रखना बेटा, अभी बात हुई थी क्वेश्चन पहले, तो ये सबसे ज्यादा जो मिलते हैं हमारे लिए वह मिलते हैं भीमबेटका से। कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका से जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं हैं। और ये कहाँ पर है भीमबेटका? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भीमबेटका? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। और यहाँ से भित्ति चित्र मिलते हैं, यानी दीवारों पर बने हुए चित्र मिलते हैं। उनके रंग अभी भी वैसे ही हैं जैसे शायद उस समय में भरे गए हों। ठीक है, और उन्हीं से दीवारों पर खुरच खुरच के उसको जो आकृति बनाई गई है, और उस आकृति को जो है आज साक्ष्य के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला भी बात करी थी मैंने, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला की भी बात करी जाए तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए भी जो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो कौन सी जगह है? भीमबेटका सबसे ज्यादा प्रमुख जगह है प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला के लिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे। यानी भारत में जो है पूर्व पुरापाषाण काल में या फिर जो है उच्च पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में अधिकतर जो औजार थे वो किस धातु के, किस चीज के बने होते थे? तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये ज्यादातर जो होते थे वह पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? पत्थर, क्योंकि इस समय में किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं होता था, सिर्फ प्रयोग होता था तो पत्थर के। तो बाकी के 3 ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन ए हमारा पत्थर क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा, एकदम सटीक रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन से मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत या संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। तो ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये किसके अंतर्गत काम करता है? कृषि संस्कृति मंत्रालय के। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? प्रश्न दोबारा सुनो, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये भीमबेटका जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? वह मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या पाई जाती है? भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखना, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्राप्तियां किस काल से विकसित हुई थी? यानी स्थायी निवास कब से बनाना मनुष्य ने शुरू कर दिया था? तो ध्यान रखेंगे बेटा, स्थायी निवास की अगर हम बात करें तो मनुष्य ने नवपाषाण काल से स्थायी निवास बनाने शुरू कर दिए थे। क्या कर दिए थे? स्थायी निवास बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कब से मिलती है विकसित प्रणालियां? वो मिलती है हमें नवपाषाण काल से।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखेंगे माइक्रोलिथिक औजार जो है वो मध्य पाषाण काल से किस संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटे इस समय औजार बनाए जाने लगे थे और इसी कारण से जो है इनको क्या कहा गया? लिथिक का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो छोटे पत्थर के जो औजार बनाए जाने लगे थे वो किस समय बनाए जाते थे? मध्य पाषाण काल में। लघु पाषाण उपकरण जिसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक को, ठीक है। ध्यान रखेंगे किस समय बनाए जाते थे? मध्य पाषाण काल से ये बनाए जाने लगे थे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? दोबारा प्रश्न सुनो, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले जो फसल के प्रमाण मिलते हैं वो जौ के प्रमाण मिलते हैं। किसके मिलते हैं? जौ के। यानी मानव द्वारा उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी? सबसे पहली फसल थी जौ। इसको ध्यान रखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? तो जौ की फसल जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाई गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। यूपी, अच्छा एक आपसे अधूरा रह गया। चलो देखो, प्रश्न है मानव ने आग का प्रयोग किस काल से शुरू किया था? प्रश्न दोबारा सुनो, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया? ध्यान रखेंगे मानव ने जो आग का प्रयोग शुरू किया था बेटा वो नव पाषाण काल में। कौन से काल में? नव पाषाण काल में मानव ने जो है आग का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो आग का उपयोग की बात करें तो उपयोग करना नव पाषाण काल में शुरू हुआ, लेकिन अगर जानकारी की बात करें तो मानव को आग की जानकारी पुरा पाषाण काल में हो गई थी। बस इतना जानते थे कि आग जैसी कोई चीज होती है, लेकिन उसको उपयोग अपने लिए कैसे किया जाए इस बारे में मानव को कोई खास जानकारी नहीं थी। और इसी कारण से उपयोग करने में उन्हें कौन सा समय तक आ गए? नव पाषाण काल के जाकर सीख पाए कि आग का प्रयोग अपने लिए या खुद के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? प्रश्न दोबारा सुनो, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तो ध्यान रखेंगे बेटा, सर्वप्रथम मानव ने धातु उपयोग करी वह थी तांबा। ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? एक मिनट लाइन पर रहना सब लोग। बस एक मिनट बने रहना। ठीक है, मानव द्वारा जो सर्वप्रथम धातु इस्तेमाल करी गई वह कौन सी की गई थी? वह थी तांबा। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु थी वह थी तांबा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? दोबारा सुनो बेटा प्रश्न, पहिए का आविष्कार मानव द्वारा किस काल में किया गया? ऑप्शन ए अपने पास नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दोबारा सुनो, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, पहिए का जो आविष्कार किया गया वह नव पाषाण काल में किया गया था। कौन से काल में किया गया था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो पहिया किस साल में बना था? नव पाषाण काल में पहिया जो है बना था या इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? ये प्रश्न बेटा मैं कल से बल्कि परसों से तीनों जब से टेस्ट ये सीरीज स्टार्ट हुई है तब से तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग थे? पहला पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और तीसरा उच्च निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पुरा पाषाण काल, इन 3 भागों में जो है इसको बांटा गया था। किसको? पुरा पाषाण काल को बांटा गया। तो ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल जो है सही बैठेगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? प्रश्न दोबारा सुनो, भारत ने मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? ध्यान रखना बेटा, पहिए का आविष्कार, कुंभकारी का आविष्कार और आग का प्रयोग, ये तीनों घटनाएं जो हैं वो नव पाषाण काल की। कौन से काल की हैं?
नवपाषाण काल की हैं। तो ध्यान रखेंगे कि मानव ने कुंभकारी का आविष्कार कब किया था? तो मानव ने कुंभकारी का आविष्कार नवपाषाण काल से किया। कब से किया था? नवपाषाण काल से मानव ने जो है कुंभकारी का आविष्कार किया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? तो ध्यान रखेंगे मानव ने जो कृषि का प्रारंभ किया, वह पीछे भी क्वेश्चन आया था, कब से किया? नवपाषाण काल से मानव ने कृषि का प्रयोग करना या कृषि का आविष्कार करना या कह सकते हैं कृषि काल करना जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता को विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसकी जो प्रथम अवस्था थी वह थी शिकारी अवस्था या शिकार अवस्था। ठीक है, इसकी यानी मानव सभ्यता की जो पहली अवस्था मानी गई है, प्रथम अवस्था मानी गई है, वह कौन सी मानी गई है? शिकार अवस्था को मानव की प्रथम अवस्था माना गया है, क्योंकि सबसे पहले मानव इसी प्रकार से रहना शुरू हुआ था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राख के टीले किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना, पिकली हल से राख के टीले हमें प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंगी तालाब तथा 16 आरपुरा स्थल कहाँ स्थित हैं? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, सिंगी तालाब तथा 16 आरपुरा स्थल कहाँ स्थित हैं? ध्यान रखना ये दोनों ही जगह जो हैं वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? ध्यान रखना, दोनों ही जगह जो स्थित हैं वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर हैं? दोनों ही जगह राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो ध्यान रखना बेटा, सोहन घाटी का संबंध है निम्न पुरा पाषाण काल से। किस काल से है? निम्न पुरा पाषाण काल से सोहन नदी घाटी का जो है वो वर्णन मिलता है या संबंध मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? अभी पीछे ही पढ़ाया गया, तो ध्यान रखना पहिए का जो आविष्कार है वह हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का जो आविष्कार है वह हुआ नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल के लिए।